गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता है ना कि हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे पीटी 365 को, जिसमें हमने बहुत सारी पीटी 365 ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। और अब हम देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। हाँ, इस बार हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़कर ऐसा लगने वाला था हमें कि भाई हम साइंटिस्ट बन जाएंगे। और हमें भाई पढ़कर लगना चाहिए ना कि हाँ, हम लोगों से और ज़्यादा स्मार्ट है, हमने यूपीएससी की तैयारी की है, तो पता चलना चाहिए, राइट। हाँ जी, पता चलेगा, बिल्कुल चलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे हम। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुका है। आज क्या करने वाले हैं? आज पार्ट 2 है। और भाई पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं ये तो बता दीजिए मैम। तो हाँ, मैम बताएंगी आपको क्या करने वाले हैं पार्ट 2 में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर। ठीक है मैम, कंप्यूटर के बारे में तो हमें सब पता है। कंप्यूटर तो हम चलाते ही, हाथ में भी एक छोटा सा कंप्यूटर है ना। ये फ़ोन भी तो हमारा कंप्यूटर ही है। हाँ जी है। लैपटॉप में देख रहे हैं तो वो भी हमारा कंप्यूटर, हाँ जी है। लेकिन वो तो सब ऐसे तो बात करें तो कंप्यूटर तो फर्स्ट क्लास से हम पढ़ रहे हैं, पर अभी हम और डीप में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं जो सबको नहीं पता है, लेकिन हम जो यूपीएससी वाले हैं हमें पता होगा, है ना। तो फिर वेट क्यों करें, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि भाई हमारा पिछले 365 दिनों में कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ थी। हाँ जी, इससे रिलेटेड भी कई सारे न्यूज़ हैं जिसको आज हमें पढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी को। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, हाँ जी, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है ये पढ़ेंगे। ये डेटा क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। मैम यही कहती रहोगी क्या कि ये भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे? भाई स्टार्ट भी तो करो, पढ़ाओ भी तो। हाँ जी, चलो पढ़ ही लेते हैं। तो देखो, पहले तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको समझो। जियो स्पेशियल, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? जियो। जियो सुन के आपको याद आ रहा है ना कि आप क्या पढ़ते हो? ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी पढ़ते हो। ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम? अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो ऐसे ही जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या है कि अर्थ के बारे में हमें पता लगाना कि अर्थ पे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। भाई रिवर कहाँ पर कैसी जा रही है, ड्रॉट कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर वोल्केनो आने की संभावना है, ठीक है, कितना जो है पोल्यूशन हो गया कहाँ पर, हर चीज़ को हम पता लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक लोकेशन को देख सकते हैं, अर्थ से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में हम अचीव करते हैं जियो स्पेशियल डेटा को। अब बात आती है मैम जियो स्पेशियल डेटा क्या होता है ये तो बताओ ज़रा। हाँ जी, ये भी जान लो। तो जियो स्पेशियल डेटा क्या है? जियो स्पेशियल डेटा का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन, भाई ऐसी खबर, ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या बता रही है, किसी भी लोकेशन के फीचर बता रही है, वहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर क्या क्या आपके इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर कोई पर्टिकुलर लोकेशन ले लो, वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें का क्या बताता है। ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको हम बोलते हैं जियो स्पेशियल डेटा। और ये जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की इसको बोलते हैं जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। मैम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे दो तो मज़ा आ जाए। अच्छा जी, ऐसा चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जाम्पल दे दो ना। चलो एग्जाम्पल सुन लो। अब जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ पे क्या है? हमारी एशिया है, एशिया पे हमारी इंडिया है। इंडिया के आसपास अगर हम देखते हैं, इंडिया के थोड़ा ऊपर की साइड हम देखते हैं तो हमें हिमालयज नज़र आते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन क्या हो गई इंडिया में? हिमालयन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि भाई ग्लेशियर्स पिघल तो नहीं रहे हैं, यहाँ से जो रिवर्स निकल रही हैं वो कैसे फ्लो कर रही हैं, यहाँ पर कोई अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा, वोल्केनो तो नहीं फटेगा क्या। ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हम टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए कर रहे हैं, जैसे कोई सैटेलाइट है उसको लॉन्च हमने कर रखा है इसी बात के लिए कि वो वेदर को देखे, वो अर्थ के जो फिनोमिना है उसको ऑब्जर्व करे। ठीक है, बहुत सारे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, राइट। तो वो क्या है? जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। और डेटा अचीव हुआ तो जियो स्पेशियल डेटा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो डेटा है ये कैसे कैसे हो सकते हैं? तो डेटा हमारा दो तरीके का है। कैसे? पहले वेक्टर्स एंड एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या है? किसी पॉइंट के बारे में, किसी लाइन के बारे में, कोई पॉलीगॉन, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी लोकेशन की बताता है। क्या? वेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स में। रास्टर एंड सैटेलाइट इमेजरी, यहाँ पर जैसे क्या है कि हम अर्थ का
HD, बिल्कुल जो HD में फ़ोटो आता है ना, HD में कोई भी इमेज लेते हैं उसको बोलते हैं रास्टर एंड सैटेलाइट इमेजरी। हम इमेज ले रहे हैं अर्थ की, जैसे आप देखते हैं ना कि सैटेलाइट व्यू दिखता है हमें, हमारे घर का भी हम सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं, ठीक है। जो हम गूगल अर्थ का यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, सैटेलाइट की हेल्प से तो चल रहा है ना, राइट। तो ये सब जियो स्पेशियल डेटा ही है जो हमें अचीव होता है। अच्छा जी, अब ये जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके क्या क्या यूजेस हैं मैम बताना तो ज़रा। इतनी मेहनत की गई है, हम सैटेलाइट जो है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना इसके क्या क्या यूजेस हैं बताओ तो ज़रा। ऐसे फालतू में तो मेहनत नहीं हो गई है किसी से, नहीं नहीं, फालतू में मेहनत नहीं हुई है भाई, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। देखें तो पहले है जीपीएस का कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सब ने यूज़ किया है, राइट। तो जीपीएस जो है इसके हम एनालिटिक कर सकते हैं, डेस्कटॉप में जीपीएस चला सकते हैं भाई हम, मोबाइल पर जीपीएस का यूज़ होता है, राइट। मोबाइल में हम सबके जीपीएस अलाउड है ना, ठीक है। फिर GNSS एंड पोजीशनिंग, हमें जैसे कि अब अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, उसने नया नया घर लिया कहीं पर, ठीक है, हमें उसका घर नहीं पता, वो हमें एड्रेस बताता है, अपनी लोकेशन को सेंड करता है और हम ट्रैक करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं ना, पहुंच जाते हैं। सर्वे हो सकता है इसका, इंडोर पोजीशनिंग भी हम जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, हम इसका एरियल व्यू ले सकते हैं, मैप कर सकते हैं, ड्रोन्स की हेल्प ले सकते हैं, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्कैनिंग की बात करें तो लिडार, लेज़र स्कैनिंग और जो आपका रडार है, इनकी हेल्प से हमारा क्या होता है कि हम स्कैन भी कर पा रहे हैं अपनी प्यारी अर्थ को। अच्छा जी, अब ये जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी को समझा, जियो स्पेशियल डेटा को समझा, जियो स्पेशियल यूजेस को भी समझा, बट मैम ये क्यों समझा था आपने, क्यों हमें इतना समझाया बताओ तो मैम ने आपको इतना इसलिए समझाया है ताकि आप ये समझ सकें जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है बताओ तो ज़रा। न्यूज़ है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने क्या किया है, एक नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। अब ये जो पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी, तो आपको इतना तो याद रखना है कि ये भाई पॉलिसी किसने लॉन्च की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये जो पॉलिसी है इसको लॉन्च किया है। अब कोई पॉलिसी बनी है तो कुछ सोच समझ के बनी होगी, है ना, कुछ अचीव ये करना चाह रहे होंगे, हाँ जी। तो इस पॉलिसी के अगर हम विज़न और गोल्स की बात करते हैं तो पहला इनका विज़न और गोल क्या है कि हम मतलब हमारी इंडिया को हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। ग्लोबल जियो स्पेशियल स्पेस में हमारा एम ये है कि हम अपनी प्यारी इंडिया को क्या कर सकें, हम अपनी प्यारी इंडिया को वर्ल्ड लीडर बना सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिससे कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव भी कर पाएँ और अपने सिटीजन को जो हम सर्विसेज दे रहे हैं भाई वो भी इम्प्रूव हो जाए, तो अच्छी सर्विसेज हमारे सिटीजन को मिले और हम डिजिटल इकोनॉमी में भी और ग्रो कर पाएँ। जो डेटा हमें मिला है उसका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें, राइट। अच्छा जी, अच्छा और क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम एनकरेज करेंगे कि भाई आप भी आओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना पैसा लगाओ और आओ आप भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में आप भी इन्वेस्ट करो भाई, आप भी कर सकते हो। तो ये भी एनकरेज हमको करना है प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये तो हो गए कुछ विजन और गोल्स, बट इस पॉलिसी में हम क्या करेंगे, राइट। ये तो हमारे गोल्स हो गए, विजन हो गए, बट इसके लिए सिर्फ विजन और गोल से काम नहीं चलेगा ना, कुछ काम करना भी तो पड़ेगा। तो कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी, कुछ अप्रोचेस होंगे, हाँ जी बिल्कुल है, चलो देखते हैं। पहला है आत्मनिर्भर भारत। मैम ये तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, काफ़ी साल हो चुकी हैं इसको सुनते सुनते। अब यहाँ पर ये कैसे आया, तो देखो लोकली अवेलेबल और लोकली रेलिवेंट जो हमें मैप्स मिले हैं, जो हमें जियो स्पेशियल डेटा मिलेगा उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम आत्मनिर्भर भारत का यहाँ पर उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमें मैप है, जो भी डेटा है, जो भी लोकली अवेलेबल होगा यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अप्रोच है इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर है डेटा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सबको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये मत सोचने कि मैम तो सिर्फ रीड कर रही है, नहीं, आगे हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है।
फिर इनोवेशन को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हम स्टार्टअप्स जो है उनको और मोटिवेट करेंगे कि आप नए नए आइडियाज़ को लेकर आएँ इस सेक्टर में। ओपन स्टैंडर्ड्स बनाइए कि आपको ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, डेटा सबके लिए अवेलेबल रहेगा और प्लेटफॉर्म भी सबके लिए अवेलेबल रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर पहले तो एक टर्म समझो। टर्म क्या है? डिजिटल ट्विन। अब ये जो डिजिटल ट्विन है इसका मतलब क्या है कि भाई जो फिजिकल एसेट है, जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है, जो भी सर्विस है, उसका हम क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल रेप्लिका बना दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, उसके एक डमी बना दे रहे हैं, राइट। जैसे कि हमने बहुत बार न्यूज़ सुनी होगी कि जैसे बिग बी हैं, उनका एक मोम का पुतला बन गया है, ठीक है। ऐसे ही हमारी ऐश्वर्या राय हैं, उनका मोम का पुतला बन गया है। ऐसे बहुत सारे एक्टर का हमने देखा है कि मोम का पुतला बन गया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनकी एक स्टैचू बन रही, राइट। तो ऐसे ही मतलब वो तो नॉन लिविंग है ना, जो हमारे रियल हमारे एक्टर हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उनका हमने क्या किया है, वर्चुअल रेप्लिका बनाया है। ऐसे ही डिजिटल ट्विन होता है। डिजिटल ट्विन में क्या है कि हम वर्चुअल रेप्लिका बना रहे हैं, डिजिटली हम उनकी जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी एसेट है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअली डिजिटली हम उसका एक रेप्लिका बना दे रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन इसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जियो स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर है क्या हमारे पास में, ये भी तो पता हो। हाँ जी, तो अभी क्या हुआ है कि GDPDC जो है, ये 14 ग्लोबल जियो स्पेशियल डेटा थीम्स को डेवलप करेंगी, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, ठीक है। तो GDPDC क्या करेंगे, ये डेवलप करेंगे 14 ग्लोबल जियो स्पेशियल डेटा थीम्स को। रिकॉग्नाइज कौन करता है भाई, UN स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। साथ ही साथ में ये और क्या डेवलप करेंगे, तो सेक्टोरल जियो स्पेशियल डेटा थीम्स को भी अलग अलग सेक्टर्स के लिए ये डेवलप करके देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि नेशनल जियो स्पेशियल डेटा रजिस्ट्री बनेगी, जो कि हर एक स्टेक होल्डर, जो भी इसमें इंटरेस्टेड पर्सन है, उन सब के लिए ये असेसेबल होगी, वो सब इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है, तो यूनिफाइड जियो स्पेशियल इंटरफेस, ये क्या करेगा, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, जियो स्पेशियल डेटा का यूज़ करते हुए जो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए है, जो सर्विस चाहिए, जो सॉल्यूशन चाहिए, वो सब प्रोवाइड यहाँ पर होगा। इंडिया के सर्वे की अगर हम बात करें, सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये हेल्प करेगा कि NGDR, ठीक है, जो क्या है, नेशनल जियो स्पेशियल डेटा रजिस्ट्री और यूनिफाइड जियो स्पेशियल इंटरफेस, इन सबको डेवलप करने में हेल्प करेगा सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। किसके साथ में कोलैब करेगा ये, तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, WISAC-N। इसके बारे में हमने पिछले भी लेक्चर में पढ़ा है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, राइट। बताना कौन से लेक्चर में आपने पढ़ा है, भाई पढ़ते रहो ना। तो अगर आपको याद आए कि किस में पढ़ा, हमने इकोनॉमी में पढ़ा था कि साइंस एंड टेक में पढ़ा था, बताओ तो ज़रा, किस में पढ़ा था ये WISAC-N के बारे में, ठीक है। तो इन सब के साथ में ये कोलैब करके ऐसा करेगा। अच्छा जी, मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हमारी इंडिया में, तो ये पॉलिसी रिप्लेस कर देगी नेशनल मैप पॉलिसी जो 2005 की है, उसको यहाँ पर रिप्लेस करेगी ये जो नई पॉलिसी आई है वो, ठीक है। फिर जियो स्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम GKI भी बोल रहे हैं, ये क्या होगा, ये इसको इनेबल किया जाएगा। कैसे इनेबल हम करेंगे भाई, तो जियो स्पेशियल डेटा को, जो हमारा अभी हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कौन सा चल रहा है भाई, 4th, ठीक है, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो हमारे जियो स्पेशियल डेटा को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो 4th डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, इन तीनों को मिलाकर क्या किया जाएगा, जियो स्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा जी, और कुछ है, हाँ जी और भी है। तो जियो स्पेशियल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, और साथ ही साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और जो दूसरे सूटेबल इंस्टीट्यूट हैं, ये सब मिलकर क्या करा जाएगा, इन सबको मिलाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में डेवलप कर दिया जाएगा, ठीक है। जियो स्पेशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें, तो ये याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि ये एडवाइजरी है, लीगली बाइंडिंग नहीं है।
ओके, जियो स्पेशियल मैम बहुत आपने जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया है। अब तो एग्ज़ाम आया ना और इसमें क्वेश्चन आया तो मैं ज़रूर कर दूंगा, है ना? कॉन्फिडेंस आया? हाँ जी आया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। मतलब क्या कि अभी ये पक्का नहीं हुआ है, ये फाइनल नहीं हुआ है, ड्राफ्ट है, लेकिन ये क्या है कि नेशनल लेवल पर हमारा जो डेटा है उसको कैसे गवर्न करेंगे, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई है। नाम से तो इतना समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं भाई ये न्यूज़ में क्यों है, मैम बताओ तो ज़रा ये न्यूज़ में क्यों है। अच्छा जी, जानना है तो चलो समझो। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम प्यार से मीती बोलते हैं। तो अभी मीती ने क्या किया है, मीती ने एक ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी को रिलीज़ किया है, इसीलिए ये क्या है, न्यूज़ में है। अच्छा, और बात देखें, हाँ जी देखें, तो डेटा की बात करते हैं। तो एक डेटा होता है पर्सनल डेटा, एक होता है नॉन पर्सनल डेटा, राइट? पहले पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा की बात करते हैं पहले। तो नॉन पर्सनल डेटा क्या है कि कोई भी ऐसा डेटा जो जिसमें कोई भी पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? मतलब एक ऐसा डेटा जो किसी भी पर्सन का पर्सनल डेटा नहीं है, उसमें उसकी कोई पर्सनल डिटेल नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम उस पर्सन को पहचान सकते हैं, ठीक है? ऐसा डेटा जो है वो होता है नॉन पर्सनल डेटा। अच्छा, अभी जो नॉन पर्सनल डेटा है ना, इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, चलो समझते हैं। तो पहला है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, सेकंड है कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा एंड द थर्ड वन इज प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। अच्छा, ये हैं तो तीनों ही नॉन पर्सनल डेटा, पर तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा की बात करें तो ऐसा डेटा जिसको कलेक्ट या फिर जनरेट किसने किया है, हमारी गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है? पब्लिकली फंडेड वर्क्स को करने के लिए उन्होंने कोई डेटा को कलेक्ट किया है, हमारी सरकार ने कोई डेटा कलेक्ट किया है, तो वो क्या होता है, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है कि आपकी जो गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, ठीक है? आपकी जो ज़मीनें हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो हो सकता है। तो ऐसा जो डेटा होता है ये पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा होता है। सेकंड बात करें तो कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा, मतलब कि ऐसा डेटा जिसको भी प्रोसेस नहीं किया गया है, बिल्कुल रॉ डेटा है, ठीक है? रॉ डेटा है जिसको किसी भी कम्युनिटी से लिया गया है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से रॉ डेटा लिया गया है, ठीक है? जैसे कि हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं आकर, राइट? तो वो जो डेटा होता है वो हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लिया जा रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा। अच्छा, फिर है आपका प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। मैम प्राइवेट भी है और नॉन पर्सनल भी है, ऐसा भी होता है? हाँ जी होता है। कैसे होगा बताओ, चलो जानते हैं। तो ऐसा डेटा जिसको प्राइवेट एंटिटीज ने प्राइवेटली ओन्ड प्रोसेसेस के जरिए उस डेटा को कलेक्ट किया हो। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि हर तीसरे दिन कोई चला आता है, वो सर्वे कर रहा है, कोई रिसर्च करने चला आ रहा है, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछने चले आते हैं, बोलते हैं कि 50 क्वेश्चन के यस नो आंसर दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए, राइट? तो इस तरीके के बहुत सारे सर्वे होने चले आते हैं जो आपकी कभी कोई कंपनी के लोग आ जाते हैं, कभी कोई कंपनी के लोग आ जाते हैं। तो ये जो डेटा कलेक्ट होता है इसको हम प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा बोलते हैं। समझ में आया? हाँ जी मैम आया। अच्छा, अब ये है क्या, इस पॉलिसी के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, जो ड्राफ्ट इंडिया डेटा असेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी थी उसको ही रिवाइज किया गया है, ठीक है? इसका एम ये है कि जो डेटा है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, उसके असेसिबिलिटी को इम्प्रूव करें और यूज़ जो है डेटा का यूज़फुल तरीके से हो, भाई किसी भी गलत काम के लिए उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? साथ ही साथ में डेटा मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके से करना चाहते हैं कि डेटा का मिसयूज़ ना हो, डेटा हमारा सिक्योर रहे और उसका हम यूज़ भी कर पाए, राइट? अच्छा, अब ये जो पॉलिसी आई है ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई एकदम से, क्यों भैया इनको क्या हो गया था कि एकदम से बैठे इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया, पूरी पॉलिसी बनाकर तैयार की और हमें पढ़ने को दे दी गई है, राइट? हमारा एक काम बढ़ा दिया कि अब हमें इसको भी पढ़ना पड़ रहा है। तो इसकी क्या नीड थी, क्यों इन्होंने ये बनाई, ठीक है? क्यों लेकर आए हैं? तो सबसे पहली बात कि जो डेटा है, ठीक है, तो डेटा का यूज़ करते हुए हम गवर्नेंस कर सकें।
अब जैसे हमसे कहा जा रहा है कि आप जो है सपोज करो आप डीएम बन चुके हो, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जो आपकी जो सिटी के बच्चे हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, तो उनकी आप एजुकेशन को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे अच्छा ठीक है हम कर देंगे। आपने कहा कि अच्छा एजुकेशन इम्प्रूव करनी है, स्कूल बनवा डालो बहुत सारे। आपने 10-15 स्कूल बनवा दिए, ठीक है। बस आपने सोचा कि अब तो काम हो गया, स्कूल बनवा दिए, हो जाएगी काम और एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगी। बट माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा। क्यों? आपके पास में क्या डेटा है? आपको पता है कि कितने बच्चे किस एज में हैं। आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हाई स्कूल में हैं, कितने बच्चे इंटरमीडिएट इस क्लास में हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल कोर्सेज को कर रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि आर्ट जो होता है ना, आर्ट कोर्स उसको कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके स्कूल, आपके यहाँ पर कितने स्कूल और स्कूल में टीचर्स कितने अवेलेबल हैं? कुछ नहीं पता। आपने कहा कि अच्छा एजुकेशन इंप्रूव करने के स्कूल बनवा दो, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो डेटा आपके पास में होगा तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए अच्छा इस एज में इतने बच्चे हैं और वो अभी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में इतने टीचर्स की कमी है और इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर इतने बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और इस साल अगले साल आने वाले अगले साल में इतने बच्चे ऐसे होंगे जो अभी कॉलेज को ज्वाइन करेंगे। ये सारा डेटा आपके पास में अवेलेबल होगा तो अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में जो गवर्नमेंट का डेटा कलेक्शन है और जो ये मैनेजमेंट करने की प्रोसेस है, इसको भी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत थी। डेटा प्राइवेसी के लिए हम देख ही रहे हैं कि इतने सालों से हम देख रहे हैं कि डेटा प्राइवेसी पर इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, इतने हम केसेस सुन रहे हैं। तो डेटा प्राइवेसी को भी मेंटेन करने की ज़रूरत थी और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करनी चाह रहे थे हम, इसलिए ये नीड थी कि हम ये पॉलिसी को लेकर आए। अच्छा जी, ये पॉलिसी आ गई। हाँ आ गई। तो इसके कंपोनेंट्स भी हैं। हाँ जी है। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैम बताओ तो ज़रा। चलो अब हम इसके कंपोनेंट्स को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंडियन डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेटा सेट्स को बनाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा और ये इंडियन है, ठीक है। इसमें क्या है, नॉन पर्सनल डेटा सेट्स जो है उनको इसमें स्टोर किया जाएगा, ठीक है। जो कि हमने कहाँ से कलेक्ट किए हैं, गवर्नमेंट की जो भी आपके ऑफिसेस हैं वहाँ से हमने इसको कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और आपके इंडियन सिटीजन के हों या फिर इंडिया के हों, इनको कलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो भी आपके इंडियन रिसर्चर्स हैं, इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए डेटा को प्रोवाइड करेंगे। ये जो है प्राइवेट प्लेयर पर ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है, लेकिन हाँ वो ये जो डेटा है, डेटा को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो चाहे तो उनके पास में अगर कोई डेटा है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो भी चाहे तो ये डेटा प्रोवाइड कर सकती हैं अगर उनके पास में कोई डेटा अवेलेबल है तो, ठीक है। ऐसा डेटा जो है इसमें आपको अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मोनेटाइजेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे पास में पर्टिकुलर डेटा है, मैंने रिसर्च की थी, मेरे पास में डेटा है, मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ इस पॉलिसी के अंडर, इस प्लेटफॉर्म पर, तो हो सकता है कि मुझे पैसे मिले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका मन हो आप डेटा दे दीजिए, बट पैसा की लालच मत कीजिएगा, पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट है इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, इसको हम बोलते हैं IDMO। तो ये जो ऑफिस है इसको यहाँ देखेंगे। चलो देखेंगे क्या, अभी देख लेते हैं। इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑफिस जो है ये हम इंडियन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर इसको बनाएंगे, ठीक है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर हम क्या बना रहे हैं, IDMO बना रहे हैं। और जो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है ये किसके अंडर काम करती है भाई, मीति के अंडर काम करती है, ठीक है। IDMO के फंक्शंस को हम देखें तो सबसे पहले इंडियन डेटा सेट प्लेटफॉर्म जो ये है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हम बनाएंगे, तो ये यहीं से बनेगा, ठीक है। IDMO ही ये बनाएगा, ठीक है। इसमें रूल्स रेगुलेशंस बताएगा कैसे डाटा का आइडेंटिफाई करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, उसको रखेंगे कैसे, उसकी आपकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सब यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस IDMO बनाएगा, IDMO ही इस प्लेटफॉर्म को भी बनाएगा।
डेटा को किस तरीके से यूज़ करना है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे डेटा को यूज़ करने के लिए भी, ये भी IDMO ही करेगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ में डेटा को कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे कहाँ पर स्टोर होगा, किस तरीके से स्टोर करना है, ये सारी एबिलिटी ट्रेनिंग ये सब भी काम प्रोवाइड करेगा IDMO, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। डेटा मैनेजमेंट यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट जो एक साथ मिलकर काम करेगा IDMO के, जिससे कि इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ओके। अभी और इसके रिश्तेदार भी आ गए यहाँ पर। अच्छा, रिश्तेदार आ गए, चलो हम इनको भी पढ़ देंगे। रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर रिश्तेदार ने कहा कि जो नीति आयोग है ना, इसने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिससे कि हम इस प्लेटफॉर्म को ओपनली यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक यूज़ के लिए ओपन कर दिया गया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को। अच्छा जी, अभी जो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, ये एक यूज़र फ्रेंडली वेब प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक यूज़र के लिए एक्सेसिबल है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, फाउंडेशनल डेटा सेट्स को अलग अलग गवर्नमेंट जो है, हमारे गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसी हैं, राइट, तो उनका जो भी डेटा है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अब जो नेशनल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है ये, तो इसको कैसे गवर्न किया जा रहा है, तो इसमें हाई पावर्ड इंटर मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग कमेटी होगी जो कि डायरेक्शन देगी कि आपको कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस करनी है। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होगा जो कि एक्सपर्ट कंसल्टेशन को प्रोवाइड करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होगी जो कि अलग अलग जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाकर काम करेंगे। टेक्नोलॉजी वेंडर होगा जो कि आपके NDAP के डेवलपमेंट और ऑपरेशन में मदद करेगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और भी न्यूज़ है, हाँ और न्यूज़ है कि जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है ये काफ़ी अच्छा है। इसको इंडोर्स किया है किसने, हमारी जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है। अब ये जो डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है जिसकी भी तारीफ हुई है, तो ये है क्या भाई, तो इसको जानो। तो ये क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है, जॉइंट एफर्ट है, जिससे कि हम डेटा गवर्नेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। इसमें क्या है, तो ये जो फाइनल लेयर है हमारी इंडिया स्टैक की, इसको ये बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आप यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, पेपरलेस कैशलेस जो सर्विस है उसकी डिलीवरी यहाँ पर हो सकती है। ये काम क्या करता है, तो ये क्या कहता है कि यूज़र अपने टर्म पर डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक थर्ड पार्टी एंटिटी है, उसकी हेल्प से डेटा को शेयर करेंगे, पर टर्म्स एंड कंडीशंस किसकी होंगी, यूज़र की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है। इसकी जो पहली बार इसको यूज़ कहाँ पर किया गया, तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसका पहली बार यूज़ किया गया था, और अभी इसका हेल्थ सेक्टर पर यूज चल रहा है, टेस्ट चल रहा है कि हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ओके, अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है योटा डी। योटा डी मैम ये क्या होता है, योटा डी, चलो जानते हैं कि आखिर ये योटा डी क्या है। तो कंट्री का सबसे बड़ा और नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, मतलब क्या कि डेटा सेंटर है, यहाँ पर डेटा स्टोर किया जाएगा। तो दुनिया, हमारी जो कंट्री है पूरी इंडिया का सबसे बड़ा है ये, ठीक है, योटा D1, और नॉर्थ इंडिया का तो पहला ही डेटा सेंटर है, ठीक है। ये है ग्रेटर नोएडा UP में, ठीक है। डेटा सेंटर होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। तो ये ऐसा सिक्योर स्पेस होता है जहाँ पर आप क्या करते हैं, कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग इक्विपमेंट उनको कलेक्ट करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा सेंटर क्या है, डेटा सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंप्यूटर और नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं वो सब वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और जो लार्ज स्केल में डेटा को स्टोर करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको कलेक्ट करना है, ये सारे काम वही इक्विपमेंट, वही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वहाँ पर करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स की बात करें तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं 5th जनरेशन को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 5th जनरेशन। 5th जनरेशन क्या है, न्यूज़ में क्यों है, तो अभी क्या हुआ है, हमारी जो PM हैं, ठीक है, हमारे PM ने क्या किया कि
कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड जो है उसको इनॉग्रेट किया था। 5G का यूज़ कर रहे हो, 4G का यूज़ कर रहे हो, बता दो जरा कमेंट बॉक्स में। मैं तो 5G का यूज़ कर रही हूँ। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? हमारी कंट्री के इतने महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतनी रिसर्च की है, इतनी मेहनत की है, और हमारे पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया है और हमारे पास में आ गया 5G, राइट। तो यही न्यूज़ है। अच्छा, तो 5G टेस्ट बेड है, इसको डेवलप किसने किया है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर इसको बनाया है। और इसके लीडर कौन थे? तो IIT मद्रास, ठीक है, ये इसके लीडर हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट की मेहनत से ये 5G टेस्ट बेड बना है और हम सब तक पहुंचा है, ठीक है। इससे होगा क्या कि स्टार्टअप्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट को लोकली वैलिडेट करवा पाएंगी और टेस्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। ये टेस्ट बेड तो है। हाँ जी, 5G टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अगर हम जानें तो हम यहाँ क्यों जानेंगे, हम आगे जानेंगे, यहाँ जानते हैं। चलो, 3G को भी समझेंगे, 4G को भी समझेंगे, 5G को भी समझेंगे, अरे भाई 6G को भी समझ लेंगे, हम सबको समझेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3G की। तो डिप्लॉयमेंट की बात करें कि भाई कैसे कैसे कब ये आया है। तो 3G हमारा 2004 से 6 के बीच में आ गया, ठीक है। तो 3G कब तक यूज़ हुआ है? 2004 से 6 तक। 6 से 10 तक 4G आया था और 2020 में 5G जो है डिप्लॉय हो चुका है। 6G हमारा 2028 में आएगा, ठीक है जी। बैंडविड्थ की बात करें तो 2G में 2 MB पर सेकेंड की स्पीड मिलती थी 3G में, ठीक है। 3G में आपकी बैंडविड्थ कितनी मिलती थी? 2 MB पर सेकेंड। और 4G में 2 MB की जगह 200 MB पर सेकेंड हो गई। 5G में 1 GB पर सेकेंड से भी ज़्यादा है। और 6G की तो बात ही कमाल है भाई, 1 TB पर सेकेंड है, ठीक है। लेटेंसी का मतलब होता है कि अगर आपने अभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा है अपने फ्रेंड को तो उसके पास में ये मैसेज कितनी देर में पहुंचेगा, वो होता है लेटेंसी, ठीक है। तो 3G में क्या था? लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। 100 से 150 मिली सेकेंड का टाइम लगता था 3G में, किस बात के लिए? मैसेज को पहुंचाने में, ठीक है। तो लेटेंसी ज़्यादा थी। 4G की बात करें तो 20 से 30 रह गया, ठीक है, मिली सेकेंड पर सेकेंड, मिली सेकेंड, ठीक है। 5G का क्या है कि 10 मिली सेकेंड से भी कम में मैसेज पहुंचता है। और 6G में तो 1 माइक्रो सेकेंड से भी कम में पहुंच जाएगा मैसेज। लेटेंसी बहुत कम है, जितनी कम लेटेंसी उतना ही बेस्ट रहता है। एवरेज स्पीड कितनी आती थी? तो 3G में एवरेज स्पीड आती थी 144 KB पर सेकेंड। 4G में आती थी 25 MB पर सेकेंड। 5G में 200 to 400 MB पर सेकेंड की स्पीड आती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। 6G की बात करें तो 50 गुना ज़्यादा है 5G से, जो अभी तक आया नहीं है, 2028 में उम्मीद है आएगा, ठीक है। 5G क्या है? तो 5th जनरेशन है सेलुलर नेटवर्क्स का, ठीक है। 5G स्पेक्ट्रम भी कई तरीके का है। लो बैंड है, मिड बैंड है और हाई बैंड है। लो बैंड की बात करें तो 1 GHz से भी ये कम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम इसका, लेकिन कवरेज ज़्यादा है, ठीक है। स्पीड और लेटेंसी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट कवरेज बड़ा है किसका? लो बैंड में, ठीक है। और जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। मिड बैंड में 1 GHz से लेकर 6 GHz तक की इसकी रेंज है। ये आइडियल है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारा डेटा जो है वो कैरी हो सकता है और ट्रैवल कर सकता है काफ़ी दूर तक, ठीक है, काफ़ी लंबी डिस्टेंस को भी ये तय कर सकता है। हाई बैंड की बात करें तो 24 GHz बैंड जो है उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सुपर फास्ट स्पीड में ये जो है काम करेगा, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में, ठीक। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया। अब जो 5G है ये क्या है? ये बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को मिलाकर हमने 5G को बनाया है। तो अच्छा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को मिलाया है? तो मासिव मल्टी यूज़र मीमो, ठीक है, इसको हमने इसका जो नेटवर्क है मीमो नेटवर्क, इसका हमने यूज़ किया है। फिर स्मॉल सेल स्टेशंस जो हैं वो उनका यूज़ किया गया है जिससे कि बेस स्टेशन को यूज़र्स के साथ में हम कनेक्ट कर सकें। मोबाइल एज कंप्यूटिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़र के पास में लेकर आने की कोशिश की गई है। बीम फोर्सिंग क्या है? ये एक लेज़र बीम होती है जो कि एंटिटी और यूज़र के बीच में काम करती है, ठीक है।
अब 5G ऑपरेट करती है हायर फ्रिक्वेंसीज़ में, और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर किसी को और हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, चाहे वो मशीन हो, कोई चीज़ हो, कोई डिवाइस हो, कोई इंसान हो, हर किसी को कनेक्ट करने के लिए 5G आया है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको ये एक ही टाइम में बहुत सारे कनेक्शंस को हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जैसे कि पहला है नेटवर्क स्लाइसिंग। है नेटवर्क स्लाइसिंग, ये क्या होता है मैम बताना। तो क्या हम नेटवर्क को काट काट के उसके स्लाइसेस बना देते हैं क्या, या वो पीने वाली स्लाइस तो नहीं है ये कौन सा स्लाइसिंग है, चलो बताओ तो ज़रा। अच्छा जी, चलो समझो फिर क्या है ये नेटवर्क स्लाइसिंग। ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क एक साथ में जुड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग। मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे इसमें नेटवर्क जुड़े हुए हैं, इसको हम नेटवर्क स्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन ये ज़रूरी है कि अगर आपको 5G का यूज़ करना है तो ये नेटवर्क स्लाइसिंग इसमें ज़रूरी होती है। हर एक स्लाइस क्या है, हर एक स्लाइस एक पर्टिकुलर नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, पोर्शन है जिसको हम एलोकेट कर पा रहे हैं पर्टिकुलर नीड से। ठीक है, हमारी नीड कितनी है उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम एलोकेट कर रहे हैं, वो होता है नेटवर्क स्लाइसिंग का एक पर्टिकुलर स्लाइस। अच्छा जी, 5G ऑपरेट करती है, कैसे करती है, 5G ऑपरेट करती है हाई फ्रिक्वेंसीज में। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब दूसरे स्टेप्स क्या लिए गए हैं, सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिससे कि 5G टेक को हम और ज़्यादा बूस्ट कर सके। 5G टेक्नोलॉजी को और बूस्ट करने के लिए हमारी सरकार ने स्टेप्स लिए हैं बहुत सारे, जैसे कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने को बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने एक 5G इंडिया फोरम को बनाया है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, वो उसने क्या किया, उसने बताया कि किस तरीके से हम 5G सर्विसेज को इंडिया में ला सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें हैं। और टर्म आ गई भाई, इनको भी समझो। फाइबराइजेशन क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं जो भी नेटवर्क है उसको ऑप्टिकल फाइबर से। ठीक है, अब हम अगर बात करें 5G की तो उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का ही तो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है फाइबराइजेशन, मतलब फाइबर का यूज़ करना। ठीक है, अगर हम फाइबर का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं फाइबराइजेशन हो गया है। नेक्स्ट है 5G इंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम इनिशिएटिव। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने क्या किया है, इन्होंने अपने जो एक इनिशिएटिव है इसके लिए इन्होंने बताया कि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आएँ और काम करें किसके साथ में, कि वो इस तरीके से काम करके दिखाएं, अपने इंटरेस्ट दिखाएं कि वो यूज़र वर्टिकल्स और 5G स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके लिए उन्होंने इंटरेस्टेड पर्सन्स को इनवाइट किया है। अच्छा जी, कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो 5G ईयरवेव इंटरफेरेंस, 5G ईयरवेव इंटरफेरेंस क्या है, तो जो डीजी ऑफ सिविल एविएशन है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि अगर जो 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम है इसका क्या होगा, इसका इंटरफेरेंस होगा। जो हमारा एयरक्राफ्ट चल रहा है भैया, हमारा जो एयरक्राफ्ट कोई चल रहा है, वो एरोप्लेन चल रहा है मान लो, तो उसके लिए तो कुछ सिग्नल्स होते हैं ना। अब उन सिग्नल्स में 5G का भी स्पेक्ट्रम घुस रहा है, तो उनका हो जाएगी थोड़ी सी इंटरफेरेंस हो जाएगी, वो उसमें इंटरफेयर करेगा और दोनों के दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो एयरप्लेन है उसके लिए पता ही नहीं चलेगा भाई कैसे उड़ना है, उसके जो सिग्नल्स हैं उसमें तो बीच में 5G आ गया है। ठीक है, 5G भी पहुंच नहीं पाएगा अपनी जगह पर, ऐसा इन्होंने कंसर्न शो किया है, किसने, हमारे जो डीजी हैं सिविल एविएशन के, उन्होंने। ठीक है, ठीक है। अब जो प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क्स हैं इनकी बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि प्राइवेट कैप्टिव 5G टेलीकॉम नेटवर्क जो है वो अलाउ कर दिए गए हैं। प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क होते क्या है मैम, ये तो बताओ, अलाउ हो गए वो बाद में देखेंगे। तो ये क्या है, ये एक नेटवर्क है जिसको सेट किया जाता है प्राइवेट एंटिटी के द्वारा, जिससे कि एंटरप्राइज जो है वो अपना यूज़ कर सके, कोई और यूज़ नहीं करेगा। जिसने प्राइवेट एंटरप्राइज है, जिसने ये नेटवर्क सेट किया है, वही उसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। अब भाई 5G आ गया तो उसकी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी होगा। हाँ जी होगा। तो ये इसकी क्या न्यूज़ है, तो अभी क्या हुआ है कि 1.5 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बना है। क्यों बना है कि 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ही 1.5 लाख करोड़ के बिके हैं। ठीक है, इस अभी जो ऑक्शन हुई थी उसमें यही न्यूज़ है।
5G स्पेक्ट्रम होता क्या है जो 1.5 लाख करोड़ में बिके हैं? चलो, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एक मोबाइल इंडस्ट्री को एलोकेट की जाती है कम्युनिकेशन के लिए, एयर वेव्स का यूज़ करते हुए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो कंपनीज होती है जैसे हमारी जियो है, हमारा एयरटेल है, तो इनको मिलते हैं स्पेक्ट्रम, मतलब कि आप कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हुए अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, वो स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होता है। ठीक है, वो स्पीड के लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो दी जाती है वही हमारे स्पेक्ट्रम है, मतलब कि कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी मिल रही है हमारी कंपनीज़ को। ठीक है, समझ में आया स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाँ, ये सॉवरेन एसेट है, मतलब हमारी पूरी यूनियन गवर्नमेंट का ही इस पर हक होता है, उनकी ही एक एसेट है। ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो लो बैंड भी लेते हैं, मिड बैंड भी लेते हैं, हाई बैंड के स्पेक्ट्रम को भी लेते हैं, इन सब का मिक्स करके यूज़ करते हैं, जिससे कि जो आपके 5G एक्सपीरियंस है उनके कंज्यूमर जैसा भी डिमांड करते हैं उस तरीके के एक्सपीरियंस को ये प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट है 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, रैन। भाई रैन जो है ये न्यूज़ में क्यों है? तो जो सी डॉट है, ठीक है, सी डॉट कौन है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स विजिक नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एंड VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा जी, किस बात का एग्रीमेंट है मैम ये? तो ये एग्रीमेंट है कि इनको क्या करना है, 5G ओपन रैन बनाना है, इसको डेवलप करने के लिए इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा जी, एग्रीमेंट तो साइन हो गया, बट मैम मुझे तो यही नहीं पता चल रहा आखिर ये रैन क्या है, पहले ये बता दो रैन क्या है। चलो समझो कि रैन क्या है। तो रैन क्या होता है ना, रैन नेटवर्क का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मेन नेटवर्क को एंड यूजर्स के साथ में कनेक्ट करता है। जैसे अभी आप जो है इंटरनेट का तो यूज़ कर ही रहे हैं, राइट? तो आप हैं एंड यूज़र, लेकिन ये इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? एक पर्टिकुलर कोई किसी जगह से ही तो ये जो आपके पास में इंटरनेट की स्पीड है ये आ रहा है ना। तो इंटरनेट की फैसिलिटी कहाँ से आ रही है? तो कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मेन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कोई टावर वावर जैसे हमारे होते हैं ना, तो वहाँ से हम तक पहुँचने के लिए क्या चीज़ कनेक्ट करता है? रैन। रैन जो होता है एंड यूज़र को मेन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको ही डेवलप करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। ये इंडिविजुअल डिवाइसेस को दूसरे जो नेटवर्क का पार्ट होता है उसके साथ में कनेक्ट करता है रेडियो कनेक्शन का यूज़ करते हुए। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है जिससे कि जो यूज़र्स हैं वो मोबाइल नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो सकें। ठीक है, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, हमें समझ में आ ही चुका है अब तक। ठीक है, अभी जो टेक्नोलॉजी है रैन टेक्नोलॉजी वो क्या करती है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ करते हुए बनाई गई है, इसीलिए जो अलग अलग यूनिट्स हैं उसको अब मिक्स करना अभी जो है डिफ़िकल्ट रहता है कि जो वेंडर्स हैं, ऐसे वेंडर्स जो डिफरेंट यूनिट्स के लिए हैं, ठीक है, तो उनको मिक्स करना अभी हमें रहता है डिफ़िकल्ट। और अब हम इसको ओपन रैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हर किसी के पास में ये जो जिस भी तरीके का उनको नेटवर्क चाहिए वो प्रोवाइडेड हो सके। अच्छा, तो ये जो ओपन रैन है इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रामेबल नेटवर्क्स यहाँ से हो सकते हैं, लोअर टोटल कॉस्ट रहेगी इनकी, ठीक है, ऑटोमेशन ये ऑटोमेटिक रहते हैं, मार्केट में इनकी स्पीड ज़्यादा है, इनोवेशन है इसके अंदर, और डेटा सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या डेटा भी स्टोर हो सकता है। अच्छा, आइडिया क्या है? जो ओपन रैन का आइडिया है ये क्या आइडिया है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को इनेबल करें कि मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अपने अपने अलग अलग वेंडर्स जो हैं उनके अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ओपन रैन जो है ये मल्टी सप्लायर रैन सोल्यूशन को क्रिएट करेगा जो कि अलाउ करेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग हम यूज़ करें। ठीक है, ये हो गया रैन के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ रिलेटेड न्यूज़ को भी देखेंगे, जैसे कि स्टैंड अलोन 5G। ठीक है, स्टैंड अलोन 5G क्या है? ये टेलीकॉम नेटवर्क है जहाँ पर कोर नेटवर्क और रेडियो एक्सेस नेटवर्क जिसको हम रैन बोल रहे हैं इनको 5G में अपग्रेड किया जाएगा, LTE नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया जाएगा और कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहेगा इसका ऑपरेशन। जो 5G सर्विस है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहेगी, 4G का इसमें इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉन स्टैंड अलोन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ रैन है। ठीक है, रैन पार्ट है नेटवर्क जो कि अपग्रेड होगा, इसमें पूरा का पूरा अपग्रेड नहीं होगा, 4G में ही रैन को सिर्फ अपग्रेड हम करेंगे।
अब स्टैंड अलोन का नॉन स्टैंड अलोन के ऊपर क्या एडवांटेजेस है ये समझो। तो वॉइस क्वालिटी अच्छी मिलेगी हमें, ठीक है, स्पीड ज़्यादा मिलेगी और लेटेंसी कम रहेगी। चैलेंजेस ये हैं कि सारे ही फ़ोन जो हैं वो 5G को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मैम आपने तो पहले भी बताया था, जब हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे तो आपने बताया था कि हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, वो भी एक तरीके की जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी ही थी। आपने पहले ही बताया है। हाँ जी, हमने बताया है, लेकिन न्यूज़ में है तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। भाई न्यूज़ में क्यों है ये तो बताओ। हाँ, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ट्राई जो है हमारा, उसने क्या किया है, कुछ रिकमेंडेशंस को रिलीज़ किया है। रिकमेंडेशंस, हाँ जी, किस पर रिकमेंडेशंस है ये? तो रिकमेंडेशंस है कि आपके जो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से हम सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे को इस्टेब्लिश करेंगे और ऑपरेट करेंगे, इसके लिए कुछ लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को लाया गया है, इसके लिए ही रिकमेंडेशंस आई हैं। अच्छा जी, तो ये जो आपका SESG है, मतलब सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे, जिसको हम गेटवे हब भी बोलते हैं, ये क्या है? तो ये एक ब्रिज है। अच्छा, ऐसा ब्रिज जिस पर हम चल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो वाला ब्रिज नहीं है। मतलब क्या है कि ये स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क और टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है, जो जोड़ता है उसको हम ब्रिज बोलते हैं। अच्छा जी, इसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को IP में चेंज कर सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को किस में चेंज कर देंगे? IP में, ठीक है, IP सिग्नल में चेंज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो इसमें लगे हुए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन लिंक जो इन्वॉल्व है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करके अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा। मतलब कि अब जो नेचुरल सैटेलाइट हमारा कौन है? मून, उससे तो हम बात कुछ करते नहीं हैं, बात करते हैं कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स से। तो कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हुए अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैन इट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, अच्छा, अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसको हम बहुत अच्छे एक नाम भी दिया है हमने। क्या नाम दिया? सेटकॉम, ठीक है। सेटकॉम क्या है? तो इसके दो कंपोनेंट्स है, एक ग्राउंड सेगमेंट है और एक स्पेस सेगमेंट है। ग्राउंड सेगमेंट में क्या होता है? कुछ फिक्स मोबाइल ट्रांसमिशन होता है, कुछ रिसेप्शन इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। स्पेस सेगमेंट में सैटेलाइट खुद होता है, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? लंबे डिस्टेंस तक अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, अलग अलग लोकेशन, जो बहुत दूर दूर लोकेशन है उन सबको कनेक्ट किया जा सकता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन करने में भी हेल्प हो सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट, ये क्या है? तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जहाँ पर सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि इंटरनेट के सिग्नल मिल सके, ठीक है। जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्या करते हैं? सैटेलाइट का यूज़ करते हुए इंटरनेट सिग्नल्स को यूजर्स तक पहुंचाते हैं, इसको हम सैटेलाइट इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी पॉसिबल क्यों है? ये पॉसिबल है कि अगर हम जियो स्टेशनरी, मीडियम और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यूज़ करें तो हम ये सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। ये सैटेलाइट टेलीविज़न से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट जो है सिग्नल दोनों ही वे में जाते हैं, नीचे से ऊपर भी जाते हैं, ऊपर से नीचे भी जा रहे हैं इंटरनेट के सिग्नल। ब्रॉडबैंड सिग्नल की बात करें तो ब्रॉडबैंड सिग्नल जो है भेजे और रिसीव किए जाते हैं सैटेलाइट के द्वारा स्पेस में, ठीक है। अंडरग्राउंड कॉपर या फाइबर नेटवर्क का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीधे सैटेलाइट का यूज़ हो रहा है और स्पेस में ये सिग्नल्स जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ और कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स की। उसमें है वाईफाई। सबसे पहले है वाईफाई। भाई वाईफाई का नाम किसने नहीं सुना? हम सब ने सुना है, इवन यूज़ भी करते होंगे बहुत सारे लोग, राइट। तो वाईफाई ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारा जो रेल टेल है, एक क्या है कि मिनी रत्न PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करता है। अभी इसने PM वाणी स्कीम को लॉन्च किया है।
अच्छा जी, ये पीएम वाणी स्कीम क्या करेगी? तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारी कंट्री के 100 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई मिल जाएगा। इसके लिए पीएम वाणी स्कीम को लॉन्च किया गया है। वाईफाई नेटवर्क जो है, हम मोबाइल ऐप जो है वाई डॉट, इसका यूज़ करते हुए इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। पीएम वाणी जो है इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। एम है कि हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज़्यादा एलिवेट करें और ज़्यादा इसको बढ़ावा दें। ठीक है, वाईफाई की अगर हम बात करते हैं तो ये वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट एक्सेस देता है डिवाइसेस को। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है वाईफाई क्या है। वाईफाई हमें पता है कि वायरलेस होता है और हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है उससे कनेक्ट करते हुए, राइट। रेडियो फ्रिक्वेंसी का ये यूज़ करता है, रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है और कम्युनिकेशन हो जाता है। अब जो समझने की चीज़ है ना वो नेक्स्ट वाली है, वो है स्प्लिंटर इंटरनेट। ये क्या है? तो ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो इससे ये थ्रेट आ गया है कि इंटरनेट को स्प्लिंटर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, इंटरनेट का जो यूज़ है उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं। जैसे एक कंट्री में पर्टिकुलर एक दूसरी कंट्री की कुछ चीज़ें जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएंगी, ठीक है, बैन कर दिया जाता है। दूसरी कंट्री ने तीसरी कंट्री के कुछ प्रोडक्ट, कुछ कंटेंट को बैन कर रखा है, तो ये फ्रेगमेंट हो गया ना। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ चीज़ें इसमें नहीं दिख रही हैं इस कंट्री में, कुछ चीज़ें इस कंट्री में नहीं दिख रही हैं, तो इंटरनेट तो स्प्लिंटर हो चुका है, फ्रेगमेंटेड हो चुका है। इसी को यहाँ पर स्प्लिंटर इंटरनेट बोला गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वीपीएन। भाई वीपीएन भी कुछ नई चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप सभी ने भी वीपीएन का यूज़ किया ही होगा। वीपीएन क्या है? ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। भाई वीपीएन न्यूज़ में क्यों आ गया? यूज़ में तो है लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है ये बता दो ज़रा। अच्छा जी, तो अभी ये हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने वीपीएन कंपनीज से कहा है कि उनको ऐसे जो कस्टमर है जो वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है उसका रिकॉर्ड रखना है। अब रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है, वीपीएन का जो भी यूज़ कर रहे हैं पर्सन्स, तो उनका रिकॉर्ड रखना है। ऐसा किसने बताया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसको बताया है? जो ऐसी कंपनीज जो कि वीपीएन नेटवर्क को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये जो कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या गाइडलाइंस है? तो सर्ट इन ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर। क्या गाइडलाइंस है? इन्होंने कहा है कि जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वीपीएन प्रोवाइडर हैं, उनको क्या करना है, जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है कम से कम 5 सालों तक। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया है, उन्होंने क्या किया है कि जो भी अब वो वीपीएन का यूज़ कर रहे थे वो ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया है, विड्रॉ करा लिया, उसके बाद में भी, उसके बावजूद भी उनको 5 सालों तक उस पर्सन का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, डेटा सेंटर कंपनीज हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, उनको भी ऐसा डेटा स्टोर करके रखना है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब ये किसने बताया है? ये बताया है सर्टेन ने। सर्टेन, हाँ जी सर्टेन। अच्छा, सर्टेन की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर आता है? तो हमारी प्यारी मीति के अंडर ही काम करता है। अगर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड इंसिडेंट होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी वाला मामला होगा, तो उसको कौन देखेगा? हमारा सर्ट इन ही देखेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या करता है? तो इन्फॉर्मेशन, जो साइबर इंसिडेंट्स पर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसका डिसेमिनेशन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम सर्ट इन का ही है। फोरकास्ट और अलर्ट करता है साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करता है, अगर साइबर इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन करता है, गाइडलाइंस को भी इशू करता है। अच्छा जी, आप देख ही लेते हैं वीपीएन क्या है। तो वीपीएन एक इनक्रिप्टिव कनेक्शन होता है इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस का। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वीपीएन जो है इसका यूज़ करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, वीपीएन में आपकी आइडेंटिटी को कोड कर दिया जाता है, उसको छिपा लिया जाता है। ठीक है, ये होता है वीपीएन। वीपीएन जो है, इसके टाइप्स की बात करें तो एसएसएल वीपीएन। एसएसएल वीपीएन क्या होता है?
ये इनेबल करता है इंडिविजुअल यूजर्स को कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। उनको कोई भी स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की यूज़ नहीं करना है, उसी वीपीएन का यूज़ करते हुए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है साइट टू साइट वीपीएन। इसमें क्या है कि प्राइवेट इंट्रानेट्स को हाइड कर लिया जाता है, यूजर जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। क्लाइंट टू सर्वर वीपीएन में क्या है, यूजर जो है इंटरनेट को अपने आईएसपी से कनेक्ट नहीं होता, बल्कि वो वीपीएन प्रोवाइडर के कनेक्शन से कनेक्ट होता है। ठीक है। बेनिफिट क्या है, तो आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं वो इनक्रिप्ट हो जाते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं देख पाती है कि आप कौन सा कहाँ से कहाँ बैठकर इंटरनेट चला रहे हैं। इश्यूज़ ये हैं कि ज्यूरिसडिक्शन की बात है कि आप जो है इंडिया में बैठकर दिखा सकते हैं कि आप यूएसए में बैठकर नेट चला रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। डेटा लीक भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डार्क नेट। डार्क नेट मैम ऐसा कौन सा नेट है जो डार्क है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम वो डार्क मोड ऑन कर लेते अपने फ़ोन का तो सब ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, उसको तो नहीं कहते हैं डार्क नेट? नहीं, वो नहीं है डार्क नेट। तो डार्क नेट क्या है? अच्छा, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जर्मनी ने क्या किया है कि रशिया लिंक्ड जो हाइड्रा मार्केट डार्क नेट था उसको इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जो आपका हाइड्रा मार्केट है ये दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना डार्क नेट मार्केट था, जहां पर लीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी। तो जर्मनी ने इसको बंद कर दिया है। डार्क नेट की बात करें तो डार्क नेट को डार्क वेब भी बोलते हैं। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको हम ट्रेडिशनल सर्च इंजन से सर्च नहीं कर सकते। आप ये गूगल, क्रोम इन सब का यूज़ करते हैं ना, इनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाती है, लेकिन आपको जो दिख रहा है ना वो रियलिटी नहीं है। वो तो हमें थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सिंपल गूगल सर्च पर नहीं मिल रही है, ट्रेडिशनल जो सर्च इंजन हैं इन पर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, उसको हम डार्क वेब बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो है नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, इतना आपको याद रखना है। ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको, ये इन्फोग्राफिक, इससे सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, थ्योरी से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर क्लियर होगा। देखो, सरफेस वेब होता है, डीप वेब होता है और डार्क वेब होता है। समझो, सरफेस वेब मतलब हम लोग जो सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च कर लिया, विकीपीडिया पे हमने कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली, या फिर बिंग पर हमने कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो थी सरफेस वेब। हम तो इतने में खुश हो जाते हैं, अरे भैया इंटरनेट में बहुत कुछ है, सब कुछ मिल जाता है, इसी बात में खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जो सब कुछ है ये दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है हमें, सब कुछ कितना दिख रहा है, पास इतना सा, और इसके नीचे देखो कितना सारा छिपा हुआ है, ये चीज़ तो हम कभी एक्सेस कर ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है? तो इतना खुश में तो इंटरनेट में बहुत कुछ है। अच्छा, डीप वेब क्या है? डीप वेब ऐसा है जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गई हैं, ठीक है, कुछ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हो गई है, कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हो गए। तो ऐसी चीज़ें जो हम सबको नहीं अवेलेबल हैं, बहुत गहराई में है, उसको हम डीप वेब बोलते हैं। डार्क वेब जो हमें दिखता ही नहीं है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, प्राइवेट कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई इलीगल इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज़ें हम कभी एक्सेस नहीं कर पाते, इसको डार्क वेब बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर इलीगल काम के लिए यूज़ हो रही है आज की दुनिया में। जो आपका डार्क नेट पर कंटेंट है ना, ये इनक्रिप्टेड होता है, और इसको अगर आपको चलाना है, इसको एक्सेस करना है, तो आपको एक अलग ही टाइप का ब्राउज़र चाहिए होगा, जैसे TOR, द ओनियन रिंग। ठीक है, इस तरीके के कुछ अलग ही ब्राउज़र होते हैं, और इसकी हेल्प से हम इसको ब्राउज़ कर पाते हैं। डार्क नेट खुद ही डीप वेब का पार्ट है, क्योंकि इसमें ऐसी साइट्स होती हैं जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होती हैं, इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें रेडिली मिल जाता है कि भाई डालो और मिल गया, जो सामने पेजेस आ गए खुल के, उसको हम सरफेस वेब कहते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो जर्नलिस्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, सिटीजन्स यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेसिव रिजीम में रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सेंसिटिव टॉपिक्स पे हम इसकी रिसर्च कर सकें। कंसर्न्स ये है कि एनोनिमिटी होती है, पता ही नहीं चलता है किसने क्या लिख दिया है। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है, होती ही हैं। प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, ड्रग डीलिंग वगैरह भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भाई? तो
कंप्यूटर साइंस की ऐसी फील्ड जो कि फोकस करती है कि इंटेलिजेंट मशीन्स को बना सके, ऐसी मशीन्स बना दे जो ह्यूमन के जैसे सोच समझ कर काम कर सके, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। जैसे कि हमारे रोबोट्स, राइट। अब जैसे कि हम बोलते हैं अलेक्सा, ठीक है, अलेक्सा हमारा है, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स हैं। कंप्यूटर्स को इस तरीके से इनेबल किया जाता है कि वो एक्सपीरियंस से लर्न कर सके और ह्यूमन लाइक टास्क को कर सकें, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब ऐसी टेक्निक्स जिससे मशीन जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जैसे ह्यूमंस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। मशीन लर्निंग क्या है, ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जो कि कंप्यूटर को अलाउ करती हैं कि वो एग्जाम्पल्स से कुछ लर्न कर सकती हैं। जैसे मान लो अभी क्या हुआ, बहुत गर्मी हुई, तो हमारी मशीन को हम ये लर्न करा दें कि भाई टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया तो ठंडा अपने आप से स्टार्ट कर दो करना, ठीक है, कूलिंग स्टार्ट कर दो। तो ये उसका एक्सपीरियंस से ही लर्न हो जाएगा कि अभी गर्मी है तो इस पर कूलिंग स्टार्ट करनी है, हमें कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियली न्यूरल नेटवर्क्स ब्रेन इंस्पायर्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं ये। डीप लर्निंग में ऐसे मशीन लर्निंग का पार्ट है ये जिसमें डीप आर्टिफिशियली न्यूरल नेटवर्क्स बनाए जाते हैं और ऑटोमेटिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है। अब ये आर्टिफिशियल आपकी इंटेलिजेंसी है, इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी, तीनों को ही समझते हैं। जो नैरो इंटेलिजेंसी है इसमें क्या है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या कर सकता है कि नैरोली जो डिफाइंड टास्क है सिर्फ वही काम कर पाएगा हमारा कंप्यूटर। जनरल में क्या है कि जो आपके इंटेलेक्चुअल टास्क है उसमें काम ही कर सकता है, ह्यूमन लेवल पर काम कर सकता है। सुपर इंटेलिजेंट में मतलब हर एक फील्ड में काम कर सकता है, सोशल स्किल्स भी इसके पास में होंगी ही होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकती है भाई, तो हर जगह ही यूज़ हो सकती है, जैसे कि फाइनेंस में, एजुकेशन में, बिजनेस में, ऑटोमोबाइल में, मैन्युफैक्चरिंग में, गेमिंग में, गवर्नमेंट के या फिर हेल्थ केयर में, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पर हो भी रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी टेक कंपनीज जो हैं पूरी दुनिया के आसपास वो क्या कर रही हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हुए बहुत सारे केसेस में इसका यूज़ कर रही हैं, ऐसा हमने पाया है। पूरी दुनिया भर की टेक कंपनीज अब क्या कर रही हैं, जेनेटिक नहीं है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ कर रही हैं। अच्छा जी, न्यूज़ में और क्या है, और मोर ऑन न्यूज़ अगर हम देखें तो अभी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि ये भी जो प्रोग्राम है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम्स, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। जैसे कि आपका ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल्स बार्ड एआई, डल्स ई, कोडेक्स, GPT-3, ये सब क्या हैं, तो ये सब हैं आपके जनरेटिव एआई के नाम, ठीक है। ये प्रोग्राम्स क्या है, ये आपके जो एआई लैंग्वेज बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल है इसको कन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। ये डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। रिलेटेड न्यूज़ में है लैम्डा, ये क्या है, लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ये एक मशीन लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है जो कि गूगल ने बनाया है। ये चैट बॉक्स की तरह काम करता है और ह्यूमन की जो भी कन्वर्सेशन है उसको मिमिक कर सकता है, आपको याद रखना है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें तो ऐसी एल्गोरिथम्स जो कि नए कंटेंट को बनाने में यूज़ हो सकती हैं वो होती हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसका हेल्प से हम ऑडियो, कोड, इमेज, टेक्स्ट कुछ भी बना सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं उनको ट्रेन करें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का यूज़ करते हुए, तो ये ऐसा कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। भैया इंडिया ने क्या किया है, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई है, फ्रांस से इसकी चेयर को इंडिया के पास आ गई है। मतलब अब इंडिया इसको चेयर कर रहा है, कहने का मतलब बस इतना सा है। अच्छा, ये है क्या, तो ये 2020 में लॉन्च हुई है। ये इंटरनेशनल और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि रेस्पॉन्सिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डेवलप और यूज़ को बढ़ाने में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है और इंडिया इसका प्रेजेंट चेयर है, अभी हमने पढ़ा ही है। 29 मेंबर्स हैं इसके, मेंबरशिप सबके लिए ओपन है, हम भी इसके मेंबर हैं।
सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो OECD में ही इसका सेक्रेटेरिएट है। अभी क्या हुआ है कि AIU 2022 के लिए रेस्पॉन्सिबल AI की बात की गई है। मिति ने इंटेल इंडिया के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्किल्स को स्कूल स्टूडेंट्स में ही प्रोवाइड की जाएगी जो 8 to 12 क्लास में हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 4D प्रिंटिंग। मैम 4D प्रिंटिंग, अभी तक तो हम 2D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग के बारे में सुनते थे, अब क्या 4D प्रिंटिंग भी सुनना है? हाँ जी, अब आपको 4D प्रिंटिंग के बारे में भी पढ़ना है। अच्छा, अभी हुआ क्या है, क्यों न्यूज़ में है? तो अभी ये हुआ है कि 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका पोटेंशियल बड़ा है। हम कैंसर से, जो भी आपकी कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें हम 4D प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अच्छा, 4D प्रिंटिंग के बारे में समझते हैं। तो ये 3D प्रिंटिंग का ही एडवांस रूप है। यहाँ पर क्या है, जैसे हम पहले पोकेमॉन देखते थे ना, तो उसमें विकसित रूप होते थे, ऐसे जो पोकेमॉन्स होते थे उनका, ऐसे ही 3D का विकसित रूप क्या है, 4D प्रिंटिंग, जहाँ पर स्पेशल मटेरियल जो है उसको यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बनने के बाद में उसका शेप बदल सकता है। एक ऐसे स्पेशल मटेरियल का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जिसके बाद में जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रिंट होने के बाद में जब वो बन जाएगा तो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है। इसको हम बोलते हैं 4D प्रिंटिंग। ठीक है, इसमें क्या है, स्टिमुली चाहिए होती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कुछ भी आपको स्टिमुली चाहिए होगी, जैसे मॉइस्चर है, हो सकता है मॉइस्चर मिले तो वो अपना शेप चेंज कर ले, या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो शेप चेंज कर सकता है, लाइट, इलेक्ट्रिकल करंट, कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से वो अपना शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे, हाइड्रोजेल का यूज़ कर सकते हैं, थर्मो रेस्पॉन्सिव, फोटो मैग्नेटो रेस्पॉन्सिव, किसी मटेरियल का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो खुद को खुद ही असेंबल कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, खुद को हील भी कर सकता है। ठीक है, मेमोरी को याद रखेगा। ठीक है, और आपका शेप को याद रखेगा, सेल्फ कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है। टेक्निक्स कौन सी यूज़ करेंगे, तो 3D वाली टेक्निक्स ही यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग कर सकते हैं, जेट 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं, सिलेक्टिव लेज़र मेल्टिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट इंक राइटिंग कर सकते हैं, एंड EPM भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी जो 4D प्रिंटिंग है मैम, ये हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल मटेरियल भी ले आए, लेकिन ये यूज़ कहाँ होगी, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, कहाँ यूज़ होगी? तो इसको मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, टेक्सटाइल्स, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मल्टीपल यूज़ हैं। अच्छा जी, रिलेटेड कंसेप्ट्स की बात करें तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये जिसको हम 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, डिजिटल 3D मॉडल्स का यूज़ करते हुए 3D ऑब्जेक्ट को सच में बना दे रहे हैं। कैसे, लेयर 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 ऐड करते जा रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और बहुत ही लाइटर डिज़ाइन को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमने बहुत सुना है, हाँ जी सुना है। अभी न्यूज़ में क्यों है ये जानो। तो अभी क्या हुआ है कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है QNU लैब्स। ठीक है, इसने क्या किया है, रिसेंटली एक एडवांस सिक्योर्ड कम्युनिकेशन को इनोवेट किया है, जो कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही यूज़ कर कर बनाया गया है। ठीक है, ये जो कि QNU लैब्स हैं, ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंसी के अंडर काम कर रहे हैं, इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, और ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंसी क्या है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। अब जान लेते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। भाई क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में समझना ज़रूरी है, हाँ जी है। तो ये क्या है, इसमें हम लॉज, जो क्वांटम फिजिक्स का लॉ, क्वांटम फिजिक्स के जो लॉज हैं उसका यूज़ किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मैटर जो है हमारा और एनर्जी जो है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर कैसे काम करती है, इसमें हम इसको देखते हैं, उसका बिहेवियर को समझते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स में यही डिस्क्राइब किया जाता है। क्लासिकल फिजिक्स में जो होता है उसके अपोजिट यहाँ पर क्या हो रहा है,
कि ऑब्जेक्ट जो है एक प्लेस पर एक टाइम पर रह सकते हैं, ऐसा इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी में बोला जाता है। इसमें हमें ध्यान रखना है क्वांटम कंप्यूटिंग को, कि क्वांटम टेक्नोलॉजी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और क्वांटम सेंसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है भाई, यही तो मेन मुद्दा है जिसको हमें समझना है। हाँ जी, तो ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें क्वांटम फिजिक्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही इनक्रिप्टेड रहता है, दो पार्टीज़ हैं वो एक सीक्रेट की का यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल क्या होता है कि भैया सिक्योरिटी यूजली दी जाती है। देखो क्या होता है ना, अब यहाँ पर मैं इसे समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि कोई मैसेज है, ये कुछ मैसेज लिखा है, तो ये इनक्रिप्टिव होगा। ठीक है, अब ये कोड में एक डेवलप्ड होगा, ये कोड में है तो इस पर्सन ने भेजा है, इस पर्सन ने इसको भेजा है, तो इस मैसेज को इसने इनक्रिप्ट करा, ठीक है, कोड कर दिया और इसको भेज दिया। अब इसको यहाँ पर भेजने पर ये पर्सन कैसे इसको समझेगा, ये तो कोड है, कोडेड है। ठीक है, इस कोड को कैसे समझेगा, तो ये पर्सन अलग से इसको की भी बताएगा, उस की हेल्प से इस कोड को सॉल्व करके ये पर्सन के पास से मैसेज पहुंच जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो क्वांटम इंटरनेट, अभी रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली क्वांटम इंटरनेट का जो है यूज़ किया है। क्वांटम इंटरनेट क्या है, ये क्या है कि हम क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हुए इंटरनेट जो है अलग तरीके का नेटवर्क बना रहे हैं जिसको हम क्वांटम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी सिग्नल्स का यूज़ नहीं होता है, आपको याद रखना है, ये क्वांटम बिट्स का यूज़ करते हैं। बाइनरी जो आपका 0 और 1 उसका यूज़ क्वांटम में नहीं होता, यहाँ पर क्वांटम यूनिट्स का यूज़ होता है जिसको हम क्यूबिट्स भी बोलते हैं। ओके, अभी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है अभी समझ ही लिया है हमने कि कैसे वो एक की जाती है, उसके बाद में उसको डेटा को समझ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है अब वो क्या कर रहा है, अब प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, अभी तक क्या करता था, अभी तक ये जो अभी जो ये इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है ये मर्ज सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म का यूज़ करता था, अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक का यूज़ करेगा। अच्छा, तो ये मर्ज और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है इसको समझो, राइट। तो इथेरियम क्या है, इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स ने बनाया है। ठीक है, आपको पता ही है। मर्ज क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि इस तरीके से ट्रांजैक्शंस करता है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन में वैलिड होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी कंजम्पशन को स्लैश करने की कोशिश कर रहा है, इसको कम करने का कोशिश कर रहा है, जिससे कि जो ब्लॉकचेन में आपका ब्लॉकचेन इथेरियम ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होने में बहुत पहले एनर्जी का कंजम्पशन होता था, उसको ये कम करने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉकचेन क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए पहली बार इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। मर्ज क्या कर रहा है कि कंसेंसस मैकेनिज्म जो ब्लॉकचेन का, इसको शिफ्ट कर दे रहा है प्रूफ ऑफ वर्क की जगह प्रूफ ऑफ स्टेक पर। ठीक है, मर्ज में क्या हो रहा है, पहले प्रूफ ऑफ वर्क पर शिफ्ट होती थी कंसेंसस मैकेनिज्म, अब जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पर होगा। बिटकॉइन माइनिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम नई नई आपकी बिटकॉइन को बना सकते हैं, सॉल्व करते हैं पजल को। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंप्यूटर्स और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन जो है, कैसे एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में आता है, तो ट्रांजेक्शन जो है पहले रिक्वेस्ट होता है, उसकी माइनिंग होती है, बहुत सारी माइनिंग करने के बाद में पजल रिजल्ट सॉल्व करने के बाद में एक नई ट्रांजेक्शन उसमें होती है, अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो नई बिटकॉइन बनती है। अभी जो नया कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसमें हम प्रूफ ऑफ वर्क की जगह प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो माइनिंग जो है उसका लेस इम्पैक्ट पड़ेगा लोकल कम्युनिटीज़ पर, इन्वायरमेंट पर भी ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, रिपल इफेक्ट जो है वो भी अब हमें कम देखने को मिलेगा।
अच्छा मैम, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक आखिर ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कितने ऐसा बताए जा रहे हो, बट ये है क्या? चलो समझते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर बिटकॉइन जो है उसमें क्या हो रहा है, बिटकॉइन जो है वो रेगुलेट करती है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन मैकेनिज्म बिटकॉइन है जो कि यूज़ करता है। ये किस लिए यूज़ हो रहा है? जिससे कि जो आपके बिटकॉइन है इसको बनाने के लिए, आप कैसे बनाएंगे उसके रेगुलेशन के लिए यूज़ होता है प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है कि बिटकॉइन की जब माइनिंग हो रही है तो बिटकॉइन कितने बने हैं इसको ये देखता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या है, इसमें क्या होता है कि ये नहीं देखना कितने बिटकॉइन बने हैं, इसमें सारा कंट्रोल दे दिया जाता है एक नेटवर्क को। ठीक है, जो कि जिनको टोकन मिला है, जिनको टोकन मिला है उसके ओनर्स, उस नेटवर्क के जो ओनर होंगे उनको ये काम दे दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम? तो फर्स्ट फेज़ जो है इसका ये प्लान किया गया है कहाँ पर कि कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलोर, दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट पर जो मार्च 2023 तक ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लग जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में है। और बात करें तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है ये डिजी यात्रा इनिशिएटिव का एक पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, जिससे कि हम सीमलेस और हसल फ्री आपका एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें एयरपोर्ट्स पर, और सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है टिकट बुकिंग, एयरपोर्ट एंट्री, बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक इन को डिजिटल बनाना चाहती है। डिजी यात्रा फाउंडेशन जो है ये किसने सेट की है? तो डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम को बनाने के लिए ये एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल की पहचान उसके फेस से होगी, उसकी शक्ल देखकर उसकी पहचान की जाएगी। इसका हम यूज़ कर सकते हैं कि लोग जो हैं उनको हम पहचान सकें, उनके फ़ोटोज़ में, उनकी वीडियोज़ में, रियल टाइम में भी लोगों को हम पहचान सकते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिथम मैप जो हैं वो यूनिक तरीके के जो फेशियल लैंडमार्क्स हैं उनको मैप कर लेंगे। कंप्यूटर एल्गोरिथम जैसे कि आपका एक फेस है, ठीक है, उसमें यहाँ पर आपका चिन है, तो ये चिन है, यहाँ पर आपके चीक्स हैं, यहाँ पर आइज़ हैं, इन सबको अलग अलग एल्गोरिथम बना लेगा कौन? कंप्यूटर। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जब भी आपका फेस उस कंप्यूटर के आगे जाएगा तो इस एल्गोरिथम को मैच करेगा कि अच्छा यहाँ पर फेस है कि नहीं है, यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर आइज़ हैं कि नहीं है, यहाँ पर कोई मार्क है कि नहीं है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सब कुछ देखकर वो पता कर लेगा कि हाँ आपका फेस है ये या नहीं। फेस अगर मैच हो जाता है तो हाँ वो पहचान लेगा ये पर्सन वही पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे हमारे चीक बोन्स को देख सकता है, कॉन्टोर्स देख सकता है, हमारे लिप्स का शेप देख सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको देखकर वो क्या करेगा? फेस प्रिंट बनाएगा। ठीक है, अब जो वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या होगा कि जो अलग अलग फेस प्रिंट्स हैं उनमें से आपका जो अभी का जो फेस प्रिंट है उसको मैच किया जाएगा। अगर मिल जाता है तो क्या होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन वही है जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी पहचान हो जाएगी। ये रहा फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी एक्सटेंडेड रियलिटी। न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मीती ने क्या किया है, मीती ने कोलैबोरेट किया है, मीती ने और मेटा ने, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है कि एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो हैं इंडिया में इसको और बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो हमें एंट्री पॉइंट है, सिक्योरिटी चेक है, यहाँ सब जो है सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई पर्सन हमारी चेकिंग नहीं करेगा, सीधे ये कंप्यूटर से ही फेशियल रिकॉग्निशन हमारा हो जाएगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प मिल सकती है, और जो भी आपके बच्चे जो खो जाते हैं या फिर क्रिमिनल्स हैं या फिर कुछ डेड बॉडी है, इन सबको भी पहचानने में मदद मिल जाएगी। कंसर्न ये है कि कभी कभी जो है हमारा चेहरा ही बदल जाता है, किसी को चोट लग गई तो उसका चेहरे का शेप बदल गया तो उसको कैसे पहचानेंगे, राइट। और इसके साथ में प्राइवेसी कंसर्न्स रहते हैं। डेटा प्रोटेक्शन कोई लॉ नहीं है, हमारा डेटा वहाँ पर जो है स्टोर रहेगा लेकिन कोई हमारा डेटा प्रोटेक्ट है या नहीं ये पता नहीं रहेगा। एक्सटेंडेड रियलिटी क्यों न्यूज़ में हमने देख लिया, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है ये बात करते हैं। तो ये कलेक्टिव टर्म है
जो किस पर अप्लाई हो रही है कि अगर हम इमर्सिव एक्सपीरियंसेस जो हमें मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, बिल्कुल हमें लगता है कि हम बिल्कुल इस जो भी अगर हम मूवी देख रहे हैं, सपोज करो कोई गेम देख रहे हैं, तो अगर हम एक्सटेंडेड रियलिटी का यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि हम उस गेम में हम ही घुस गए हैं, हम ही फाइट कर रहे हैं, राइट। तो जो ऐसा वाला एक्सपीरियंस होता है यही होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। इसमें हम बात करें तो AR, MR और VR है, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी है, मिक्स रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि यूज़र जो है स्टैटिक डिजिटल इंफॉर्मेशन को, विजुअल एलिमेंट्स को ऐसे देखता है कि रियल इन्वायरमेंट में वो आ गया है। मिक्स रियलिटी में वो रिस्पॉन्स भी कर लेता है वर्चुअल एलिमेंट्स में रहकर, ठीक है, वर्चुअल एलिमेंट्स के साथ में वो रिस्पॉन्स करता है मिक्स रियलिटी में, और साथ ही साथ में ये इंटीग्रेट रहता है, रियल इन्वायरमेंट के साथ में जुड़ा रहता है। वर्चुअल रियलिटी में तो डिजिटली जनरेटेड इन्वायरमेंट में वो बिल्कुल घुस जाता है यूज़र, ठीक है, उसे लगता है मैं तो बिल्कुल इसी में घुस गया हूँ, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। पोटेंशियल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हो भैया, मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, सर्जन्स को हम ये जो 3D इमेजेस दिखा दिखा कर उनको ट्रेन कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में तो यूज़ हो ही रहा है, गेमिंग में यूज़ हो रहा है, ठीक है, और हम इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इसमें 3D लुक देख सकते हैं इसका। एजुकेशन में हम देख सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, रिमोट वर्क में भी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। भैया ये न्यूज़ में क्यों है, तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो पहला इंडिया का ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इनेबल्ड टैग को यूज़ कर रहा है, जिससे कि लगेज की चेकिंग जो है उसको ट्रैक किया जा सके। अच्छा जी, अलग अलग तरीके के वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको भी हम पढ़ते हैं। पहले है एक है RFID जो भी न्यूज़ में है, फिर है क्विक रेस्पॉन्स कोड जो QR कोड होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NFC जिसको हम बोलते हैं। अगर हम बात करें RFID की, तो ये वायरलेस सिस्टम है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक टैग होता है, एक रीडर होता है। QR में क्या होता है कि 2D आपका वर्जन होता है बार कोड का, जिसको हम स्कैन करते हैं, जैसे हम बहुत बार QR कोड को स्कैन करते ही हैं। अच्छा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है, जिसमें ऐसी डिवाइसेस जिनमें ये इनेबल हो चुका है वो क्या कर सकती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, जैसे कि हमारे ब्लूटूथ में काम होता है वैसे ही काम होता है, ठीक है। फिर अब वर्किंग रेंज क्या है इसकी, कि इसकी जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, और आपका QR रहता है डिस्टेंस 1:10 के रेशियो में, ये सही रहता है। और नियर फील्ड जो आपकी कम्युनिकेशन, इसमें ऐसी डिवाइसेस जहाँ पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल है वो या तो फिजिकली टचिंग होनी चाहिए या फिर कुछ ही सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर होनी चाहिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पर क्या होता है कि इनको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं है कि भैया एक ही लाइन में दोनों चीज़ें होंगी तभी कनेक्ट होंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको हम रियल टाइम में अपडेट भी कर सकते हैं जो भी डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। बल्कि QR की बात करें तो अगर हम देखो स्कैन करते हैं QR कोड को, तो अपने फ़ोन को बिल्कुल QR कोड के बिल्कुल ऊपर ही तो रखते हैं, उसके बिल्कुल 90 डिग्री पर रखते हैं तभी तो वो स्कैन होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या चाहिए होता है, लाइन ऑफ साइट चाहिए होता है, हम रियल टाइम में इसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। और आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो सिंगल टच, एक बार टच हो गया तो जल्दी से जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया स्टैक। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022 हेल्ड हुई है। अभी क्या हुआ है, पहले इंडिया स्टैक को लॉन्च किया गया था ग्लोबल लेवल पर, एक ये सिंगल रिपॉजिटरी है, जो भी इंडिया में जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स बने हैं वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड रहेंगे। इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल अलाउ करता है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स रिपॉजिटरी की तरफ, ठीक है। इंडिया स्टैक क्या है, तो ये कलेक्शन है बहुत सारे जो आपके API हैं और डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं, इन सब का ये कलेक्शन है, ठीक है। API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये अलाउ करता है दो ऐप को कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इंडिया स्टैक में आधार, UPI, कोविन, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी, उमंग, दीक्षा, ये सब इंक्लूडेड हैं। एम इसका ये है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अनलॉक की जा सकें, किसकी, आइडेंटिटी की, डेटा की, पेमेंट्स की, पॉपुलेशन के स्केल पर इनको हम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 टेक्नोलॉजी की लेयर हैं इंडिया स्टैक में। पहला है प्रेजेंस लेयर, सेकेंड इज़ पेपरलेस लेयर, थर्ड इज़ कैशलेस लेयर एंड फोर्थ वन इज़ कंसेंट लेयर।
दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उनको भी अब हम देख लेते हैं। तो इनिशिएटिव्स, गाइडलाइंस, प्रोग्राम्स, फोरम्स जो कि अभी न्यूज़ में है। पहला है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के फ्यूचर क्या है उस पर एक डिक्लेरेशन जो है अभी हुई है। इंडिया इस डिक्लेरेशन से दूर ही रहा है, आपको याद रखना है, इसका पार्ट नहीं है इंडिया। ये एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है जो कह रहा है कि जो इंटरनेट है उसको ओपन रखा जाए, सबके लिए फ्री रखा जाए और न्यूट्रल रखा जाए। ये किसने साइन किया है? तो यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा ने इसको साइन किया है, बट हम इससे दूर हैं। 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इससे काफ़ी दूर रहीं, जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया। आपको याद रखना है हमने बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है साइबर क्राइम पर, इसको भी साइन नहीं किया है। आपको याद रखना है ये ओनली लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन थी साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर, बट हमने इसको भी साइन नहीं किया है। इंटरनेट से रिलेटेड हमने कोई भी कन्वेंशन साइन नहीं की है। नेक्स्ट वन है इंटरनेट गवर्नेंस। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम अभी हुई है। ये एक इनिशिएटिव है, यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के साथ में ये जुड़ा हुआ एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि डिस्कस करता है कि जो इंटरनेट से रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी इश्यूज जो भी हैं उनको ये डिस्कस करता है। इंटरनेट गवर्नेंस क्या है, इसको डेवलप और अप्लाई करते हैं इंटरनेट का अप्लाई अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, और कि किस तरीके से हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेट गवर्नेंस। मतलब इंटरनेट का यूज़ कैसे हो, इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे हो, इंटरनेट को किस तरीके से अवेलेबल कराया जाए, ये सब के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग है वो इंटरनेट गवर्नेंस के अंडर आती है। इसमें फिजिकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, कोड, लॉजिकल लेयर, कंटेंट लेयर, सब कुछ। सिक्योरिटी भी इसी में आती है कि सिक्योर रहना चाहिए, फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, ज़्यादा महंगा ना हो, हर किसी के पास में अवेलेबल हो, ये सब कंसर्न्स इसमें आते हैं, ठीक है। इंटरनेट का आपको याद रखना कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसकी इंचार्ज नहीं है, ठीक है, और इंडिया सपोर्ट करती है कि इंटरनेट के गवर्नेंस में मल्टी स्टेक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग इसको मिलकर गवर्न करें। नेक्स्ट है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। निक्सी ने क्या किया है, निक्सी ने 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स को इस्टेब्लिश किया है वेस्ट बंगाल में अंडर डिजिटल इंडिया विजन, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स हैं ये फिजिकल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जहाँ से नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो है नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर तक, ठीक है। ये निक्सी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2003 में बनी है, जो कि एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक जो है प्रोवाइड करती है। डोमेस्टिक इंटरनेट जो ट्रैफिक है, ठीक है, आईएसपीज मेंबर्स के लिए उसका एक्सचेंज ये प्रोवाइड करती है। इसके ये फंक्शन करती है .in रजिस्ट्री में भी, ठीक है। .in जो आपको मिलता है बहुत सारी वेबसाइट में हम देखने को मिलता है कि एंड में .in लगा होता है, तो वो किसकी वजह से है, ये निक्सी ही उसको प्रोवाइड करती है। टू अफ्रीका पल्स क्या है, तो फेसबुक पेरेंट जो है मेटा, उसने पार्टनर किया है भारती एयरटेल के साथ में कि हम टू अफ्रीका पल्स टू इंडिया को एक्सपेंड करेंगे। टू अफ्रीका पल्स आखिर है ये क्या, तो ये दुनिया भर का सबसे लंबा सबसी केबल सिस्टम है, ठीक है, जो कि इंटरकनेक्ट कर रहा है अफ्रीका, एशिया और यूरोप को। इससे कनेक्टिविटी जो है फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट की इंडिया में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। अभी क्या हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है कि 3 इंडियन फैक्ट्रीज जो हैं वो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का पार्ट बनेंगी, ठीक है, ऐड हो जाएंगी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है, मैकिन्जे एंड कंपनी के साथ में मिलकर ये कोलैबोरेशन में ये नेटवर्क को चला रहे हैं। ये क्या है, कम्युनिटी है जिसमें 100 मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो लीडरशिप दिखाते हैं, जो आपकी 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज उन्होंने बनाई हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, इन सबको कैसे वो अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर ये शोकेस करते हैं। नेक्स्ट है ITU's रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने ITU-RSF को लॉन्च किया है, ठीक है, होस्ट किया था। ये क्या है,
जो RSF है ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है, किस तरीके से हम जो है सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, डेटा वैल्यू चेन को इवॉल्व करेंगे, ये सब यहाँ पर डिस्कस हुआ। ITU की बात करें तो ये UN की एक एजेंसी है, 1865 में ये बनी है जिससे कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 193 इसकी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। हाँ जी, हम भी इसके मेंबर हैं। अब न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में है डिजी लॉकर। तो अभी मीति जो है उसने डिजी लॉकर को इनेबल किया है कि हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं इंडिविजुअल्स के, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर कवर्ड हैं, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स भी डिजी लॉकर में अब रिकॉर्ड किए जाएंगे। डिजी लॉकर मीति की ही एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटली हम जो वेरीफाई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के जितने ही उसमें उनको वैल्यू मिलेगी। एम ये है कि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स का कम से कम यूज़ हो और हम ई डॉक्यूमेंट्स का ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट है रोड मैप टू प्रमोट IPR इन टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में भी हम IPR को प्रमोट करना चाहते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि किस तरीके से हम इसको IPR को टेलीकॉम सेक्टर में और ज़्यादा प्रमोट करें। अभी रोड मैप क्या प्रपोज किया गया है कि सॉवरेन पेटेंट फंड बनाया जाए, जिससे कि जो पेटेंट्स हैं इनको होम ग्रोन फॉर्म से कलेक्ट करने के लिए, उनको एक बुके अब्रॉड में प्रोवाइड करने के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी बनाई है। जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजीज बनाई है उस पर IPR हमें प्रोवाइड करना है। इसके लिए एक फ़ंड बनाया है जिसका नाम है सॉवरेन पेटेंट फंड। नेक्स्ट है ऐसी टेक्नोलॉजीज कंसेप्ट जो न्यूज़ में रहे। तो अभी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो सरकार ने अप्रूव कर दिया कि FM रेडियो का फेज़ 3 पॉलिसी गाइडलाइंस है, इसको हमें अभी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। FM 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये, इसका मतलब क्या है कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस है जिसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ जो करियर वेव है, रेडियो वेव है, उसको मॉड्यूलेट किया जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से, और फेज़ और एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट रखा जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, वेव एम्पलीट्यूड को अगर हम बदल देते हैं, ठीक है, और चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं तो ये बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फेज़ मॉड्यूलेशन मतलब कि जो फेज़ एंगल को ही बदल दें तो फेज़ मॉड्यूलेशन होता है। इसका एडवांटेजेस ये हैं कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है और मॉड्यूलेट ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिम। अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिलीज़ किया है कंसल्टेशन पेपर ई सिम पर। ठीक है, जिसको हम एम्बेडेड सिम भी बोल रहे हैं। जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करना है तो ई सिम को यूज़ करना है, ऐसा बोला गया है। ई सिम क्या है, एक फॉर्म फैक्टर है जो कि फिजिकली इंटीग्रेट रहेगा, डिवाइस में ही लगा रहेगा। ठीक है, अभी हम सिम अलग निकाल लेते हैं ना, लेकिन फिर क्या होगा, सिम इसी में लगी रहेगी, फ़ोन में लग कर ही आया करेगी। ठीक है, इसको ईज़िली हम नहीं निकाल पाएंगे, और अगर इसको निकालना है, ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारा जब भी सिम मन हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि हमें सिम नहीं निकालनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, रिमोटली उसको सिलेक्ट करेंगे सिम प्रोफाइल को। ठीक है, रिमोट प्रोविजंस हमको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्यभट्ट फर्स्ट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने प्रोटोटाइप को बिल्ड किया है, एक एनालॉग चिपसेट बनाई है जिसका नाम आर्यभट्ट फर्स्ट रखा है। बहुत फास्ट होगी है और इसको पावर भी बहुत कम चाहिए होती है, डिजिटल चिप्स से कम इसको पावर चाहिए होगी, जो कि अलग अलग आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिलती हैं। हेल्पफुल होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, जैसे एलेक्सा और सिरी हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग जो है वो इसमें प्रोग्राम हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस की अगर हम बात करें कि तो जो सर्टिन है इसने बहुत सारी डायरेक्शंस को इशू किया है, जिससे कि साइबर इंसिडेंट्स को किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है और कैसे इंटरनेट पर आपको सिक्योर रहना है। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के अंडर आए हैं, कवर्ड हुए हैं। तो अब ये जो गाइडलाइंस, ये कौन सी गाइडलाइंस है, तो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज़ हैं इनको जितना भी अगर साइबर ब्रीच हुआ है तो 6 घंटे के अंदर इनको रिपोर्ट करना ज़रूरी हो चुका है। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको क्या करना है
कि इनेबल करना आईसीटी सिस्टम के लॉगिन को इन्हें इनेबल कर देना है किसके अंदर 180 दिन के अंदर। जब भी वो बनेंगे, जब भी वो आपके सर्विस प्रोवाइडर आएगा, वो काम करेंगे, तो अपने काम करने के दिन से 180 दिन के अंदर अंदर उनको आईसीटी सिस्टम को लॉगिन कर देना है। ठीक है। जो बीएसपी प्रोवाइडर्स हैं उनको रजिस्टर बनाना है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करना है, जो भी उसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उन सबका। ठीक है। 5 साल से ज़्यादा उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। क्रिप्टो जैकिंग की बात करें तो ये साइबर अटैक है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हार्ड है इसको डिटेक्ट करना। ठीक है। जहाँ पर कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो हैक हो जाती है अटैकर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के लिए उस रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। कॉइन माइनिंग क्या है, लेजिटिमेट है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है जिसमें आप नई क्रिप्टो कॉइन को बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने हैक करना शुरू कर दिया है दूसरे के रिसोर्सेज को, और उसका यूज़ करके माइनिंग करने लगे हैं। दैट इज़ नोन एज क्रिप्टो जैकिंग। नेक्स्ट है ब्लू बगिंग। ये एक तरीके की हैकिंग है जिसमें हम ब्लूटूथ डिवाइसेस का यूज़ करते हुए हैक कर ले रहे हैं किसी की भी डिवाइस को। ठीक है। दैट इज़ नोन एज ब्लू बगिंग। काफ़ी न्यूज़ में ये रही है। अगर आप ब्लूटूथ फालतू में ना चलाएं, इससे हम इसीलिए बच सकते हैं कि आपका जब भी नीड नहीं हो तो ब्लूटूथ को ना खोलें और किसी भी अननोन डिवाइस को कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है। फिर है हर्मिट क्या है, एक नए तरीके का स्पाईवेयर है जो कि एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है। ये कॉमर्शियल स्पाईवेयर है जो कि सरकार यूज़ करती थी। ऐसे विक्टिम्स हैं जो कजाकिस्तान के विक्टिम्स थे, इटली के और सीरिया के। ऐसे इन विक्टिम्स जो हैं उनके साथ में एक सरकार जो है यूज़ करती थी, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है। स्पाईवेयर क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटिंग डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है जिससे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टील किया जा सके। दूसरी और कोई इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ में है, हाँ जी है, जैसे परम पोरुल क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि तिरुचिरापल्ली में बनाया गया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है। तो इसके ज़्यादातर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में ही बने हैं और इंडिया में ही असेंबल हुए हैं। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। ठीक है। अभी तक 15 सुपर कंप्यूटर्स जो हैं इंडिया में इंस्टॉल किए जा चुके हैं अंडर दिस मिशन। परम शिवाय इंडिया का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर था जिसको हमने इंडिजीनियसली असेंबल किया था। नेक्स्ट है ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। तो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक ट्रिंग क्या है, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर है जो है उसको डेवलप किया है जो कि डाटा इंक्रिप्शन को और इम्प्रूव करेगा और सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिकोड कर सकते हैं अथॉराइज्ड यूजर, ये तो हमें पता ही है। क्रिप्टोग्राफिक की मिलेगी, तो ये की जो है की में कुछ नंबर्स होंगे जिसको बनाया जाएगा इसके द्वारा। नेक्स्ट है तिहान इज व्हाट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तिहान क्या है, इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। ठीक है। जिसको इनॉग्रेट किया है IIT हैदराबाद ने। ठीक है। तिहान जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है जिससे कि इंडिया ग्लोबल प्लेयर बन सके। कहाँ पर, जो फ्यूचरिस्टिक और नेक्स्ट जनरेशन की स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है उनमें हम एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं। ये जो है ये इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स और एकेडमिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पर वो रिसर्च कर सकती हैं ऑटोनोमस नेविगेशन में। अभी तक ये जो 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स हैं उसका ही एक पार्ट है। ठीक है। किसके अंडर, नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंडर। इसी के साथ में हमारा बहुत ही लंबा सा जो टॉपिक था IT एंड कंप्यूटर्स वो कंप्लीट होता है। आई नो आप बहुत ज़्यादा बोर हुए होंगे, कोई बात नहीं है, बोर तो हम हुए होंगे बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन इसमें बनते हैं तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हर चीज़ इंटरेस्टिंग हो, अगर ऐसा हो तो फिर मज़ा ही ना आ जाए। लेकिन हमें कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट भी पढ़ने को मिलती हैं और कुछ ईजी भी होती हैं। ईजी हमने कल पढ़ा था, आज हम डिफ़िकल्ट पढ़ लिया है। थोड़ा लंबा सा लेक्चर भी हुआ है और बोरिंग भी रहा है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं है, हम टेक्नोलॉजी को भी समझ ही लेंगे और हम इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करेंगे। समझ तो लिया ही है, अब एक बार आप
आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में तो आया ही होगा। समझ में आया तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पाकर आप तुरंत उनको देखकर खुद को और स्मार्ट बना पाएँ।